नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। साथ में जो देश के बहादुर पुलिस पदाधिकारी हैं या रहे हैं, उनकी कहानियां भी सुनाते हैं। तो देखिए, अभी खबरों के पीछे में श्रृंखला चल रही है देश के सुपर कॉप केपीएस गिल की, जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद का सफाया किया, पंजाब में शांति बहाल की। और खबरों के पीछे में केपीएस श्रृंखला की आज स्टोरी नंबर 38 है। मतलब केपीएस गिल श्रृंखला की शुरुआत हुई खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 360 से, और आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 397 है। मुझे विश्वास है कि आप केपीएस गिल की श्रृंखला को शुरुआत से सुन रहे हैं। यदि आप पीछे के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। केपीएस गिल को जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो देश की पुलिसिंग को जानते हैं, और जो बिरले पुलिस पदाधिकारी होते हैं उनके भीतर कमिटमेंट क्या होता है इसे भी समझते हैं। देखिए, आज केपीएस गिल का रुतबा क्या था यह आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कहानी नंबर 38 में। देखिए, साल 1992 की बात है। आपको पता है, यदि आपने पिछला एपिसोड देखा है, पंजाब में चुनाव संपन्न हो गए, विधानसभा चुनाव। बहुत ही विषम परिस्थितियां। आतंकियों ने चुनाव को रोकने की कोशिश की, आतंकियों ने बहुत सारी बाधाएं पैदा की, यह भी तय करने की कोशिश की कि 10% से कम मतदाता ही चुनाव में वोट डालने जाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई। 23.82% टर्नआउट हुआ मतदाताओं का, कम था, फिर भी पंजाब में लोकतंत्र बहाल हुआ। सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई। और इसके बाद जो केपीएस गिल पंजाब में विधानसभा चुनाव कराने आए थे, दिल्ली ने पहले यह कहकर ही भेजा था कि आप चुनाव करा दें। देखिए, मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, नए मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब केपीएस गिल को वहां कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि पंजाब में आतंकियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई, निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी है। केपीएस गिल कहते हैं, सरदार बेअंत सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच उन्हें यह खबर मिली कि जो पंजाब में आर्मी है, सेना की मौजूदगी है, फिर से इसे वापस लेने की तैयारी चल रही है। मुझे लगा यह गलत हो रहा है। अभी आर्मी की जरूरत है, अभी तो हम फाइनल बैटल लड़ रहे हैं, निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, और यदि इस समय सेना की मौजूदगी को खत्म कर दिया जाएगा, जिसे हम गांव देहात तक फैला चुके हैं, और बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन है पंजाब पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के पास, तो आतंकियों को लगेगा कि उन्हें फिर से एक घात प्रतिघात करने का मौका मिला है। तो बड़ा सवाल ये कि जो यह तैयारी चल रही है आर्मी को विड्रॉ करने की, उसे कैसे रोका जाए। तो केपीएस गिल याद करते हैं कि उन्हें खबर मिली कि देश के डिफेंस मिनिस्टर, तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार जालंधर आने वाले हैं रक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में। तो मुझे लगा कि शरद पवार की जितनी बड़ी हैसियत है, केंद्र की सरकार में उनकी जितनी पहुंच है और उनकी बातों में जितना वजन है, मुझे शरद पवार जो पंजाब आ रहे हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए और पंजाब के हालात के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। वे निश्चित तौर पर मेरी बातों को समझेंगे और पंजाब के पक्ष में फैसला करेंगे, क्योंकि शांति बहाली पूर्ण रूपेण अभी बाकी है। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैं डीजीपी था, मैं उन्हें रिसीव करने तो जा रहा था, लेकिन इस तरीके से मैं बात कैसे करता। तो मुझे याद आया हरिकिशन सिंह सुरजीत का। हरिकिशन सिंह सुरजीत आपको मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता, तब भी उनकी उम्र बहुत थी। तो हरिकिशन सिंह सुरजीत से केपीएस गिल का संबंध भी दोस्ताना था, बहुत अच्छे संबंध थे, और हरिकिशन सिंह सुरजीत की इज्जत शरद पवार भी उतना ही किया करते थे। तो हरिकिशन सिंह सुरजीत भी पंजाबी। केपीएस गिल ने उनसे संपर्क साधा। केपीएस गिल ने कहा कि देखिए, काम आपको करना होगा पंजाब के हित के वास्ते, पंजाब में शांति बहाली के वास्ते, कि शरद पवार आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमें हासिल करना होगा, ताकि आर्मी जो है वह वापस पंजाब से न चली जाए। तो हरकिशन सिंह सुरजीत इस बात के लिए तैयार हो गए कि गिल, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह पंजाब की बात है। केपीएस गिल थैंकफुल हैं अपनी कहानियों में कि हरकिशन सिंह सुरजीत ने मेरी 1-to-1 मुलाकात शरद पवार से कराई।
मैंने शरद पवार को पंजाब की पूरी स्थिति की जानकारी दी और बताया कि क्यों आर्मी को अभी पंजाब में बने रहना चाहिए। केपीएस गिल कहते हैं, देखिए मैं शुक्रगुजार हूं कि शरद पवार मेरी बातों से तुरंत सहमत हो गए और उन्होंने जालंधर में ही फैसला कर लिया कि सेना अभी वापस पंजाब से नहीं जाएगी। केपीएस गिल कहते हैं, शरद पवार का यह फैसला मेरे लिए बहुत ही शुभ साबित हुआ क्योंकि हमें अभी लड़ाई लड़नी थी। वैसे भी जब केपीएस गिल शरद पवार का चित्रण करते हैं, देखिए शरद पवार तो भी हैं भी, तो केपीएस गिल का मानना है कि जब भी मैंने शरद पवार को समझने की कोशिश की, मैंने यह महसूस किया कि जब भी देश की भलाई की बात हो, शरद पवार ने हाँ ही कहा था और वे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने में भी समय नहीं जाया करते थे। यदि समय हम अधिक जाया करते हैं तो नुकसान होता है। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन शरद पवार तुरंत लिया करते थे, जैसा उन्होंने पंजाब में लिया। देखिए शरद पवार की प्रशंसा में तो केपीएस गिल जो अब है नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि जो भारत में क्रिकेट टीम इस तरीके से बड़ी बनी, बीसीसीआई में उनकी जो भूमिका रही, उसकी तारीफ भी केपीएस गिल करते हैं। खैर ये देखिए शरद पवार ने सेना को रहने दिया, केपीएस गिल इसके लिए थैंकफुल है। अब देखिए केपीएस गिल के रुतबे को समझिए। केपीएस गिल का रुतबा क्या है डीजीपी के रूप में, पंजाब के डीजीपी के रूप में। और यदि कोई दूसरा डीजीपी होता, कोई दूसरा प्रदेश होता, तो वो डीजीपी क्या करता। आप देखते हैं जैसे ही विधायक मंत्री सिक्योरिटी मांगते हैं, जो उनके लिए दिखावे का माध्यम होता है, ये डीजीपी साहब जो लोग होते हैं वह तुरंत यह नहीं समझते कि इतनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी देने से, संसाधन देने से जो हमारी असली लड़ाई है वह कहां तक प्रभावित होगी, इसकी चिंता किए बगैर नेताजी लोगों को सिक्योरिटी प्रदान कर देते हैं। खैर, तो ये केपीएस गिल ठहरे। हुआ ऐसा कि बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बन चुके थे, पंजाब में 117 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। आपको याद होगा कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में जो फरवरी 1992 में संपन्न हुआ था, आतंकियों ने तमाम कोशिशों के बाद भी एक भी उम्मीदवार की हत्या करने में सफलता नहीं पाई थी, जबकि इसके पहले जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उसमें 26 उम्मीदवारों की हत्या कर कई लोकसभा क्षेत्रों में आतंकियों ने चुनाव को रद्द करवा दिया था। खैर, तो अब जो विधायक जीत कर आए थे वे यह चाहते थे कि पंजाब पुलिस उन्हें, जो वे चलते हैं, उनकी गाड़ी के आगे पीछे एस्कॉर्ट दे जिप्सी में। तो देखिए केपीएस गिल बताते हैं अपनी कहानी में कि जो सेंसिटिव इलाके के एमएलएस थे और जितने मिनिस्टर्स थे उन्हें तो एस्कॉर्ट्स दे दिए गए थे, उनकी गाड़ी के पीछे आगे पीछे पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां थी, लेकिन सभी 117 विधायकों को यह दे पाना संभव नहीं था। यह सही है कि जो थ्रेट था वो तो था, लेकिन हमें जो असली लड़ाई थी वह हम लड़ रहे थे आतंकियों से। और हमने जब विधायकों की मांग सुनी, हमारे पास विधायक आए। देखिए केपीएस गिल कहते हैं, बेअंत सिंह ने मुझे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने। उन्होंने विधायकों से कहा, जब विधायक उनके पास पहुंचे, उनके करीबी विधायक भी थे और उनके कई मार्गदर्शक एडवाइजर्स भी थे, कि आप इस संबंध में जाकर केपीएस गिल डीजीपी से बात कीजिए। तो केपीएस गिल कहते हैं कि जब हमारे पास पावरफुल एमएलएज आए और उन्होंने यह मांग रखी, तो पहले हमने अपने संसाधन को देखा कि हमारे पास जो संसाधन मौजूद है, क्या हम इतनी जिप्सीज इन्हें दे सकते हैं एस्कॉर्ट करने के लिए। हमने देखा कि हमारे पास संसाधन पहले से ही कम है और आतंकियों के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उनमें से कोई भी कटौती करने की स्थिति में हम नहीं है। तो हम इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि विधायकों को एस्कॉर्ट आगे पीछे जिप्सी के रूप में दी जाएगी और साथ में जवान होंगे। जवान तो हम दे सकते थे, लेकिन पंजाब पुलिस की जिप्सी नहीं दे सकते थे। तो हमने विधायकों को, जो बार बार आ रहे थे, कई दिनों तक आते रहे, बहुत पावरफुल थे, सरकार बन गई थी, अब विधि व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी ही थी, निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना था। तो हमने इन विधायकों को दो टूक कहा कि देखिए, आपकी बात मैं नहीं मान सकता, हमारी असली लड़ाई शांति बहाली की है, हम आतंकियों से लड़ रहे हैं और आतंकियों से लड़ने की कीमत पर वहां से कटौती कर आपकी सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं
कि आपको एस्कॉर्ट मिले, पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी मिले, तो जाइए पहले अपने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह से बात कीजिए और उन्हें कहिए केपीएस गिल ने कहा है। देखिए केपीएस गिल का रुतबा क्या है, समझिए इस बात को। वो दूसरे डीजीपी की तरह नहीं है, वो दूसरे आईपीएस की तरह नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि केपीएस गिल कह रहे हैं कि जब उन्हें मतलब पंजाब पुलिस को 230 जिप्सीज मिल जाएगी तभी सभी विधायकों को सुरक्षा के रूप में एस्कॉर्ट गाड़ियां दी जा सकती है। तो विधायक परेशान हुए, विधायकों को मैंने साफ तौर पर मना कर दिया था, तो वे मुख्यमंत्री के पास गए। देखिए अब चुनी हुई सरकार है और सरकार को विधायकों की बात सुननी होती है। तो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने मतलब पंजाब की सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला किया कि पंजाब में 175 नई जिप्सीज खरीदी जाएगी। तो 175 नई जिप्सीज खरीदी गई। इसके बाद ही इन विधायकों को एस्कॉर्ट मिला। मतलब असली लड़ाई की कीमत पर वह यह व्यवस्था करने को तैयार नहीं हुए। ये केपीएस गिल थे। देखिए केपीएस गिल के बारे में जब कहानियां हम आपको सुनाते हैं, जब हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं आपको सुनाने के पहले, तो देखिए एक और कहानी हमने सुनी। राजिंदर सिंह जो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और पंजाब पुलिस में एडीजीपी थे, जब यह कहानी वे बता रहे थे तो उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया केपीएस गिल के बारे में कि वे कहीं एसएसपी थे, मतलब राजिंदर सिंह, और कहते हैं कि जब वे एसएसपी थे तो नए डीएसपीज का मतलब आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के प्राधिकारियों का नया बैच आया था और वे प्रोबेशन पीरियड में थे। प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद उनकी सर्विस कंफर्म की जानी थी। लेकिन जो रिपोर्टिंग ऑफिसर था उन्होंने डीएसपी लेवल के इन प्राधिकारियों के बैच में 3 प्राधिकारियों की जिनकी सर्विस कंफर्म की जानी थी उनके बारे में निगेटिव रिपोर्टिंग कर दी। और जब निगेटिव रिपोर्टिंग कर दी तो इसका अर्थ यह निकला कि वे सर्विस से बर्खास्त कर दिए जाएंगे, मतलब वर्दी पूर्ण रूप से पहनने के पहले ही बर्खास्त हो जाएंगे। और इसका फैसला आखिरी तौर पर डीजीपी मतलब केपीएस गिल को लेना था। राजिंदर सिंह कहते हैं कि देखिए जब मुझे यह जानकारी मिली, रिपोर्टिंग ऑफिसर की हमने यह टिप्पणी पढ़ी, तो हमने 3 नौजवान पुलिस प्राधिकारियों के चेहरे देखे जिन्हें डीएसपी पूर्ण रूप से बनना था। मैंने उनसे बात की। इसके बाद मैं डीजीपी केपीएस गिल से मिलने चंडीगढ़ गया। मैंने उन्हें कहा कि देखिए आपके पास रिपोर्ट तो ये आई है, मुझे यह भी पता है कि आप उन्हें तुरंत बर्खास्त भी कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक मौका देना चाहिए और मुझ पर विश्वास करना चाहिए। केपीएस गिल ने कहा कैसे? तो राजिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा है, ये जो 3 बर्खास्त किए जाने वाले हैं जिनकी सिफारिश आई है, उन्हें 3 महीनों के लिए आप मेरे साथ अटैच कर दें। मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करता हूं और जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, यदि वे सुधर जाएंगे तो ठीक है, नहीं सुधरेंगे तो बर्खास्त होंगे। तो केपीएस गिल को लगा कि चलिए 3 महीने के लिए हम माफी देते हैं। तो वे 3 डीएसपी जिन्हें बर्खास्त किया जाना था वे राजिंदर सिंह के साथ अटैच कर दिए गए और राजिंदर सिंह को इस बात का संतोष है कि उन तीनों ने बेहतरीन काम किया इन 3 महीनों में, और परिणाम ये रहा कि वे बर्खास्त नहीं हुए, उनकी सर्विस कंफर्म कर दी केपीएस गिल ने। तो केपीएस गिल का कैरेक्टर ऐसा भी था। अब देखिए केपीएस गिल जब इतना कुछ कर रहे थे, फाइनल बैटल लड़ रहे थे, मतलब निर्णायक लड़ाई, तो उन्होंने यह महसूस किया जब वे जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी वहां, जब उसका उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया, पोस्टमार्टम किया आप कह सकते हैं, तो उन्होंने यह महसूस किया कि अब दिन के बादात बंद हो गए पंजाब में। मतलब आतंकियों की इतनी हिम्मत नहीं रही कि वे अब दिन में कहीं भी चलते हुए गोली चला दें, कहीं जाकर नरसंहार कर दें, कहीं जाकर शूट आउट कर दें। अब वे निशाना कहां बना रहे हैं, इस बात को केपीएस गिल ने समझा और किस वक्त को निशाना बना रहे हैं। तो केपीएस गिल ने जब एनालिसिस की तो उन्होंने यह महसूस किया कि शाम ढलने के बाद रात को या फिर तड़के सुबह ये आतंकी किसी गांव में घुस जाते हैं और वहां नरसंहार करते हैं, खौफ पैदा करते हैं, हत्याएं करते हैं, खून बहाते हैं।
तो केपीएस गिल ने सोचा कि नहीं, अब इनसे निपटने के लिए हमें एक और रणनीति बनानी होगी। केपीएस गिल के साथ काम करने वाले एक और अफसर थे जिनका नाम था डीआर भट्टी, बाद में वे पंजाब की डीजीपी बने। तो उन्होंने एक नई स्कीम या यूं कहें कि एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की, एक नया ऑपरेशन तैयार किया जिसे नाइट डोमिनेंस कहा गया। तो इस नाइट डोमिनेंस ऑपरेशन के तहत केपीएस गिल ने क्या किया कि पहले तो उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया जो हाई डिग्री के इलाके थे जहां टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और फिर तंबू ऑपरेशन केपीएस गिल का शुरू हुआ। अब सोचिए ये तंबू ऑपरेशन क्या है। तो तंबू ऑपरेशन ये हुआ कि जो हाई डिग्री के इलाके थे जहां आतंकी निशाना बना रहे थे उन्हें चिन्हित कर वहां रात को तंबू लगा दिया जाता, और वहां पुलिस वाले, आर्मी वाले, पैरामिलिट्री फोर्स वाले सुरक्षा करते, और जहां आतंकियों के आने की सूचना होती वहां मुठभेड़ शुरू हो जाती। तो यदि आतंकी कहीं किसी समय धमक सकते थे तो अब पंजाब पुलिस भी कहीं भी रात को तंबू लेकर पहुंच सकती थी, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे गांव हो और कस्बा हो, वहीं तंबू गिर जाता और वहीं से ऑपरेशन शुरू हो जाता। और इस ऑपरेशन की कामयाबी को सुनिश्चित करने के लिए केपीएस गिल ने यह तय किया कि ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो स्वयं भी कई तंबू में रात को गए और रात उन्होंने गुजारी। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वे हफ्ते में 3-4 दिन इन तंबू में ग्राउंड जीरो पर आतंकियों से लड़ रहे जवानों के साथ ही सोएंगे। दिन को वे नॉर्मल काम करें क्योंकि दिन में अब आतंकी गतिविधियां कम हो गई हैं और रात को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब सोचिए केपीएस गिल का रुतबा कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसर जवानों के साथ रात को कहीं पहुंचते जो हाई डिग्री वाले इलाके थे, वहां तंबू गा देते, तो आतंकियों के बीच यह संदेश पहुंचा कि यदि हम कहीं पहुंच रहे हैं तो ये पुलिस वाले भी कहीं पहुंच रहे हैं और अब कहीं भी मुठभेड़ हो सकती है। मुठभेड़ें हुई, आतंकी मारे गए, आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था और रात को भी अब आतंकी घटनाएं कम होने लगी थी। देखिए, यदि फैक्ट और फिगर की बात करेंगे तो केपीएस गिल और पंजाब पुलिस का जो रिकॉर्ड कहता है कि देखिए कैसे केपीएस गिल को सफलता मिली कि 1991 में, आपको याद होगा, नवंबर 1991 में फिर से दोबारा केपीएस गिल पंजाब की डीजीपी बनकर आए थे। तो 1991 में 1991 में 2591 सिविलियंस की हत्या हुई थी, नागरिकों की हत्या हुई थी। मतलब हर महीने 1991 में 216 नागरिक मारे जा रहे थे आतंकी गतिविधियों में। हम सामान्य अपराध की बात नहीं करें, सामान्य अपराध को जोड़ेंगे तो संख्या और भी अधिक हो सकती है। लेकिन 1992 में 1992 में जब पूरे कार्यकाल में, पूरे वर्ष में केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी थे, चुनाव संपन्न हुए थे विधानसभा के और सरकार बहाल हुई थी, तो 1992 में यह संख्या घटकर 1518 हो गई, 1518। मतलब 1991 में 2591, 1992 में 1518। मतलब 1992 में मात्र 127 लोग हर महीने मारे गए थे। मतलब मात्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1991 में 216 लोग मारे जा रहे थे, तो संख्या कम हुई थी। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, इस संख्या को और भी यदि हम विभाजित करेंगे तो महीने दर महीने जो आतंकी घटनाएं थी, आतंकियों द्वारा किया गया खून था, वह कम होता जा रहा था। और इस दौरान आतंकियों के मारे जाने की संख्या बढ़ती जा रही थी। आतंकी, देखिए, अब कहने वाले लोग कहते हैं, उनकी कहानी अलग है कि केपीएस गिल जल्लाद थे, उन्होंने बेरहमी से लोगों को मारा, उन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। तो देखिए, अब जो पंजाब के हालात थे, जिनके पास AK-47 है, आतंकी हैं, निरीह हत्या कर रहे हैं, अलग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उनसे क्या आप प्रार्थना करके लड़ाई जीत सकते थे, जंग जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे। खैर, जो भी है, तो देखिए केपीएस गिल कहते हैं कि जब इस तरीके से हमने पंजाब में शांति बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम किया और इलेक्शन संपन्न हो गए थे,
तो पंजाब में और पंजाब के लोगों में साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आए, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, क्योंकि अब चुनी हुई सरकार थी और सरकार के काम दिख रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि आतंकी यदि बंद बुलाते तो सफलता का प्रतिशत कम हो गया। आतंकियों के भोग समारोह पर तो हमने पहले ही रोक लगा दी थी। आतंकी मारे जा रहे हैं तो कोई भोग प्रसाद नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई संवेदना नहीं। अंतिम संस्कार और भोग प्रसाद में सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले और नजदीकी लोग शामिल होंगे। और इसी तरीके से आतंकवादी ठिकानों से जो मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे उसे अब जनता आंख मूंद कर मानने को तैयार नहीं थी। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ फरवरी 1992 में, विधानसभा का चुनाव पहले संपन्न हुआ। तब मात्र 23.82% ही वोटर चुनाव में वोट डाले थे। लेकिन आगे 6 सितंबर 1992 को 1992 को पंजाब में 95 नगर पालिकाओं के चुनाव कराए गए। और देखिए लोगों का कॉन्फिडेंस अब कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति बढ़ा। जब विधानसभा चुनाव में कम टर्नआउट था 23.82%, तो नगर पालिका चुनाव में यह बढ़कर 75% हो गया। मतलब पंजाब के लोग शांति बहाली चाहते थे, वे खालिस्तान के खिलाफ हो गए थे, खालिस्तान की मांग के खिलाफ, वे पंजाब को ही प्यार करने लगे थे। और 1993 में 1993 में जब पंजाब में पंचायतों का चुनाव हुआ तो 12,342 चुनाव हुए थे, पंचायतों के चुनाव हुए थे जिसमें उम्मीदवार रहे होंगे, तो वहां 82% मतदान हुआ। तो सोचिए 82% मतदान एक बड़ा मतदान होता है। तो पंजाब में अब शांति स्थापित होने लगी थी, आतंकियों का प्रभाव कम होने लगा था। लेकिन अभी लड़ाई और थी। इस बीच एक और वाकया हो गया, एक प्लेन हाईजैक हो गया और उस प्लेन को उतार लिया गया अमृतसर में। हाईजैकर्स अपना ड्रामा करने लगे। केपीएस गिल डीजीपी थे, तो केपीएस गिल अब प्लेन के हाईजैकर्स से बात करने को पहुंचे थे। और केपीएस गिल ने ऐसा क्या किया, उन्हें दिल्ली तक क्या समझाना पड़ा कि इन हाईजैकर्स ने, जिन्होंने प्लेन को ही अगवा कर लिया था, सरेंडर कर दिया। यह कहानी भी बहुत रोचक है, आपको बताएंगे खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 398 में, मतलब केपीएस गिल श्रृंखला की स्टोरी नंबर 39 में। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं, तो आप मुझे gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि आप मुझे कोई विशेष कहानी बताने को करें तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का आपको पता है तो हमें जरूर बताइए। अपनी डायरी के पन्नों में हम तलाशेंगे, डायरी में कहानी नहीं मिली तो रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। यह भी याद रखिएगा, केपीएस गिल श्रृंखला समाप्त होने वाली है और इसके बाद बिहार की कहानियां शुरू होगी, जिसकी डिमांड आप सबों ने की है। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे केपीएस गिल श्रृंखला की अगली कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।